तो गाइस इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमारे एमसी ने इस लड़की को बताया था कि वह किस तरीके से हाई स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा पैसे कमाने के चक्कर में। ये बात जानने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा शॉक होने लगती है और एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में वह लड़की उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस कंपनी में डेप्यूटी डायरेक्टर फैंग के द्वारा लाया जा चुका है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे बीच में कोई रिलेशनशिप है या फिर कोई रिश्तेदार वगैरह है? ये बात सुनने के बाद डायरेक्टली एमसी उससे मना कर देता है। जब ये बात इस लड़की को पता चलती है तो वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि खैर इस बारे में भूल जाओ, अब हमें मिलकर हार्ड वर्क करना चाहिए फ्यूचर में ताकि तुम्हारा फ्यूचर इस तरीके से ग्रो हो सके। और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि आखिरकार इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। ना तो इसके पास किसी भी तरीके की एजुकेशन है, ना ही इसके पास रिलेटिव, ना तो ये जो डायरेक्टर फैंग है ना, डेप्यूटी डायरेक्टर फैंग, ना ही उसका कोई रिलेशनशिप में है। तो आखिरकार ये इस कंपनी में आया तो आया कैसे, क्या कारण रहा? और तभी वे लोग वापस से 16 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो दोनों की लिफ्ट खुलती है तो वहीं सामने वे अपने डायरेक्टर को पाते हैं, जिसको देखकर वो सरप्राइज होते हैं। तभी वो लड़की डायरेक्टर वो को बुलाती है और उससे गुड मॉर्निंग कहती है। तभी डायरेक्टर वो पीछे मुड़कर देखता है और देखने में इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित दिखने में लगा हुआ है। वो देखता है तो अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि उस डायरेक्टर वो की नजर डायरेक्टली हमारे एमसी पर जाकर गिरती है और उसे देखकर कहने लगता है कि हे लिनके, तुम आखिरकार यहाँ पर आ गए, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि गुड मॉर्निंग। ये देखने के बाद दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, लेकिन हमारा एमसी ज्यादा रिएक्शन देता नहीं है और कहने लगता है कि गुड मॉर्निंग। तभी डायरेक्टर वो हमारे एमसी लिनके को गले लगा लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम क्या करने में लगे हुए हो, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, हम दोनों मिलकर अच्छे से बात करेंगे। और काफी तक खुश मिजाज के लग रहे होते हैं और जब सारी की सारी घटना होने में लगी होती है तो वो लड़की ये देखती है तो बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, क्योंकि जो डायरेक्टर वो है वो हमेशा आजकल खासकर रिसेंटली में बहुत ज्यादा दिमाग खराब नहीं रहता उनका। तो आखिरकार ये इस तरीके से जो कि न्यू कमर है इस तरीके से बात क्यों करने में लगे हुए हैं। तभी वो अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बात कुछ ज्यादा ही वियर्ड है और बहुत ज्यादा अजीब हो रखी है? ये बात सुनने के बाद दूसरी वाली लड़की उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा बहुत गैस हो सकता है, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। पर तभी वो पहली लड़की उससे पूछते कि किस गैस की बात कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तभी वो लड़की बताने लगती है सेकंड वाली की ऑफकोर्स सी बात है कि मैं इस बंदे के बारे में बात करने में लगी हुई हूँ। इसने अभी अभी तुमसे कहा था कि इसकी जो हाई स्कूल की एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं है और ना ही डेप्यूटी डायरेक्टर फैंग के साथ इसका कोई रिलेशनशिप है, ना ही कोई रिश्तेदार वगैरह है। और इस बात को जानने के बाद तुम्हें लगता है कि ये कुछ ज्यादा फिशी वाली बात हो जाएगी? ये बात सुनने के बाद पहली लड़की उससे कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदा और डायरेक्टर वो रिलेटिव्स हो। दूसरी तरफ जो डायरेक्टर वो होते हैं वो हमारे एमसी को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और बड़ी इज्जत के साथ बिठा के उससे कहने लगते हैं कि कम ऑन यहाँ पर बैठ जाओ, तुम क्या तुम यहाँ पर कुछ पीना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए कॉफी वगैरह लेकर आऊँ? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस गर्म पानी लेकर आ जाओ, उससे काम हो जाएगा। और तभी वो डायरेक्टर वो अपने हाथों से खुद लाकर हमारे एमसी को गर्म पानी देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि कल के समय में मैंने कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से बात नहीं किया था और मैंने एक नजर में तुम्हें पहचान लिया था कि तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो, तुम आसान बंदे हो ही नहीं सकते। और तो और आजकल के जो यंग पीपल होते हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम करने में लगे हुए हैं, इसलिए मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। वैसे एक बात बताओ, तुमने जो गाना लिखा था जिसका नाम दोज ईयर था, क्या तुम्हें पता है कि उसे डायरेक्टर जुहो के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जा चुका है? लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस गाने की लिरिक्स है, लेकिन इस गाने को बनाने के लिए हमें अभी भी एक तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कैसा रहेगा कि डायरेक्टर जुहो ने भी हमसे कहा है कि हम इस गाने को जल्द से जल्द रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद हम डायरेक्टर जुहो को इस गाने को भेज दें। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस गाने को बनाने के लिए तुम्हें किसी भी सीनियर कंपोजिस्ट की जरूरत पड़ेगी क्या, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं, मैंने ये सॉन्ग लिखा है, अगर मैं ये सॉन्ग लिख सकता हूँ तो मैं खुद ही चूज करूंगा कि आखिरकार वह गाना या फिर लिरिक्स को आई मीन कौन गाने वाला है, कौन बजाने वाला है। यह बात सुनने के बाद वो डायरेक्टर काफी खुशी होती है, उससे कहने लगता है कि ठीक है बॉस, मैं किसी से तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर कहूंगा और तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी यहाँ पर जितने भी अल्टरनेटिव सिंगर्स मौजूद है उनके बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सॉन्ग है ना, जो गाना तुम बनाने वाले हो वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए, और मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तभी एमसी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और उस डायरेक्टर से कहने लगता है कि जी आपका काम हो जाएगा। तभी डायरेक्टर वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम डायरेक्टली मुझसे आकर पूछ सकते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है खैर यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो है, ये बात यह है कि इस सॉन्ग की जो इनकम होने वाली है उसके बारे में। तभी डायरेक्टर वो उसे बताने लगता है कि हाँ, एक बात याद आ गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी इस सॉन्ग की वो 300,000 थी और तुम्हें इसका 30% मिल सकता है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 90,000। तभी डायरेक्टर वो उसे बताने लगता है कि 90,000 ये तो बस लाइसेंसिंग फी हो जाएगी इन सभी के लिए। अगर उन लोगों ने वाकई में जितने शेयर्स की बात हुई थी उससे कम पैसा देने की तुमने कोशिश की तो मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होने वाला। और इनकी सारी की सारी बातें खत्म होने के बाद हमारा एमसी अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है अपनी कुर्सी पर। तभी वो लड़की हमारे एमसी के पास आती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुमने डायरेक्टर वो से क्या बात की थी, उन्होंने तुमसे क्या कहा था, और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है।
यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि उन्होंने मुझसे कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं कहा था। उसने बस मुझसे ये कहा है कि मैं अपने काम पर वापस जाऊं। यह बात सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी गेसेस करती है और हमारे एमसी से कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप डायरेक्टर वू के साथ कुछ अच्छा है या फिर तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह है। तभी एमसी समझाता है और अपना काम करते उससे कहने लगता है कि मैं अभी अभी तो यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि उनका हमारा रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा। और जब हमारा एमसी काम करने में लगा हुआ होता है तो वो लड़की हमारे एमसी के एक्सप्रेशन देखने में लगी हुई होती है, जो कि बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एक लड़का खड़ा हुआ होता है और ये देखकर वही लड़का लगता है जो सॉन्ग लिखने में लगे हुए थे। तभी भी लड़की हमारे एमसी को डिस्टर्ब करते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें वो बंदा दिखने में लगा हुआ है। तभी एमसी पूछता है कि आखिरकार उस बंदे की क्या परेशानी है, क्या गलत है उसके साथ। तभी लड़की एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है कि इस बंदे का नाम चैन चैंग है और इसी बंदे ने वह गाना लिखा था जिसका नाम मोबेई यान था जब वह कॉलेज में हुआ करता था, और इस वक्त ये सीनियर कंपोजर बन चुका है इस कंपनी के लिए। इसके पास वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल है, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये फ्यूचर में एक सॉन्ग किंग बन जाए। अब जबकि हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप था, तो कैसा लगा कि मैं तुम दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊं। ये बात सुनने के बाद भी थोड़ा सोचने लगता है। तभी वो लड़की को जब सोचती है वो देखती है हमारे एमसी को, तो थोड़ा एक्शन मारती है और उससे कहने लगती है कि ये बंदा दूसरों के साथ घुलने मिलने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है और ये बंदा काफी ज्यादा कोल्ड है दूसरों जब बातें करता है। अगर तुम इसके पास जाते हो खुद से तो वो शायद तुम्हें बुला ले अपने पास। तभी उस शज़मुद्दीन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नजर हमारे एमसी पर जाती है और वो डायरेक्टली हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और हमारा एमसी कुछ भी नहीं करता। तभी जो लड़की होती है वो उसको देखने के बाद उससे कहने लगती है कि ब्रदर चैन गुड मॉर्निंग। तब वो भी उसे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देता है। तभी लड़की इससे कहने वाली होती है कि मैं तुमसे कहा था ना, अभी मैंने तुम्हारे बारे में मेरे दोस्त को बताया, लेकिन इसकी सारी की सारी बकवास को चैन सुनता नहीं है और उस लड़की को टोटल इग्नोर मार देता है पूरी तरीके से। और जब बाकी के लोग यहाँ पर काम करते हुए देखते हैं कि किस तरीके से हमारे एमसी की तरफ चैन बढ़ने में लगा हुआ है, तो कहने लगते हैं आपस में बातें करते हो कि आखिरकार जो चैन चैंग है वो आखिरकार एक ऑर्डिनरी ऑफिस एरिया में क्या करने में लगा हुआ है। तभी लड़की कहने लगती है दूसरी वाली, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ किसी से मिलने के लिए आया हो, लेकिन किससे, क्योंकि वो अपने ऑफिस को बहुत ही ज्यादा रेयरली छोड़कर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि जो चैन है वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है और काफी खुश होते हैं उससे कहने लगता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों ढूंढने में लगे हुए थे। तभी चैन चैंग उससे कहने लगता है क्या मैं तुमसे कुछ थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। एमसी उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ लो, अभी भी मेरे पास मुझे कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे मेरा गाना खत्म करने के लिए, काम खत्म करने के लिए। और वो बंदा तुरंत इंतजार करने के लिए रेडी हो जाता है और सीट पे जाकर बैठ जाता है। और सारी की सारी घटना को होते हुए जब ये दोनों को दोनों लड़कियां देखती हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और वो लड़की हमारे एमसी की तरफ आती है और उससे कहने लगती है क्या तुम इस चैन चैंग को जानते हो। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं इसे ज्यादा तो नहीं जानता, मैं इसे कॉन्फ्रेंस रूम में मिला था कल के समय पर और इसके बगल में ही बैठा था मैं। लेकिन ये बात इस लड़की को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती और समझ में नहीं आ रही होती। तभी हमारा एमसी अपना काम खत्म करने के बाद चैन चैंग से पूछने लगता है और कहने लगता है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, आखिरकार तुम मुझसे कहाँ बात करना चाहोगे। तभी चैन चैंग उससे कहने लगता है कि बगल में एक छोटा सा रूम है जिसे रिसेप्शन रूम कहा जाता है, हम वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। और जब वे दोनों को दोनों बातें करने के लिए वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उसकी नजर उस लड़की की नजर हमारे एमसी पर जाकर गिरती है और उसे किस चीज पर डाउट होने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है आजकल। और जब दोनों को दोनों एक जगह पर बैठ जाते तभी हमारा एमसी उस चैन चैंग से कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे। तभी चैन चैंग उससे कहने लगता है क्या तुम उस बारे में भूल सकते हो जो कि कॉन्फ्रेंस रूम में कल हुआ था। लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये छोटी सी बात के लिए मुझे यहाँ पर क्यों बुला रहा है, लेकिन कल हुआ क्या था कॉन्फ्रेंस रूम में, मुझे तो कुछ भी याद ना आ रहा। और वो कई सारी बातों को याद करता है जहाँ पर वो याद करता है कि इसने उससे कहा था डायरेक्टर वू से क्या मैं बाथरूम में जा सकता हूँ। तभी डायरेक्टर वू ने उससे कहा था कि तुम यहाँ पर मरे जा रहे हो क्या, अगर तुम टॉयलेट नहीं जाते हो तो तुम्हें अगर इतना है तो वहीं पर बैठो होल्ड करके, अगर तुम होल्ड नहीं कर सकते हो तो यहीं अपनी पांट में लिख कर लो, वो भी लिखते लिखते। जब डायरेक्टर वू ने इससे गंदी गंदी बातें की थी इस तरीके से बकवास गुस्सा करते हुए, तो जिस चीज हमारे एमसी को याद आता है तो वो मन में सोचते हुए क्या लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये होल्ड नहीं कर सकता था इसीलिए। और वो अपने हंसी को पूरी 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 तरीके से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो तो दिख जाती है चेहरे पर और उसे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला। अगर तुम मुझे यहाँ पर ये बताने के लिए याद दिलाने के लिए भी नहीं आते तो शायद मैं इसके बारे में अब तक भूल चुका होता। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि रियली में ऐसी बात है क्या। और तभी वो बंदा हमारे एमसी से पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि वैसे एक बात बताऊं, मैंने सुना है कि जो हमारी टीम के द्वारा सॉन्ग लिखा गया था उनमें से एक सॉन्ग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि आखिरकार वे गाना लिखा तो लिखा किसने, क्योंकि जो डायरेक्टर जो है उनकी जो रिक्वेस्ट है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। सच सच बताऊं मैं भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार उस बंदे ने किस तरीके के सॉन्ग को सिलेक्ट किया है, मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी उसे कुछ कहने वाला होता है और जब इतना कहने वाला ही होता है तभी मिस फैंग वहाँ पर आ जाती है और उससे कहने लगती है कि ओह मैं तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं कर दिया यहाँ पर आकर। तभी चैन वहाँ पर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि नहीं डेप्यूटी डायरेक्टर फैंग, अगर तुम वाकई में इस बंदे के साथ कुछ करना चाहती हो तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, आप जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। और इसी तरीके से बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी मिस फैंग हमारे एमसी के पास आकर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार क्या मैटर हुआ, तुम इतना सीरियस क्यों दिख रहे हो। तभी एमसी उसे बताने लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं, हम बस ऐसी बातें करने में लगे हुए थे। और जो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उसे दी जाती है उसे रीड करने लगता है हमारा एमसी।
तभी मिस फैंग उससे कहने लगती है कि जो चेन चैंग है वो ज्यादातर दूसरे लोगों से बातें नहीं करता इस पूरे की पूरी कंपनी में भी। तो मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि वो तुमसे डायरेक्टली बात करने के लिए आएगा। आखिरकार वो काफी ज्यादा सीरियस बंदा जो है। खैर वो सब छोड़ो, जो मैंने तुम्हें अभी फाइल्स दी है उस फाइल के अंदर सभी के सभी सिलेक्टेड सिंगर्स के नेम लिखे हुए हैं और तुम उनमें से इनके ऑडिशन के लिए कभी भी बुला सकते हो, जब चाहो अपने हिसाब से सिंगर्स को चुन सकते हो। और कुछ समय बाद हमारा एमसी अपने ऑडिशंस लेना चालू कर देता है, जहाँ पर कुछ सिंगर्स आते हैं तो वो गाना गाने लगते हैं हमारे एमसी की तरह लिखा गया हुआ, लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता एक भी सिंगर। और तभी एंट्री होती है एक नए सिंगर की, जहाँ पर वो अपना नाम बताता है और कहने लगता है कि मेरा नाम सुनहान है। और जब वो पहली बार गाना गाता है तो हमारे एमसी को उसका गाना थोड़ा सा पसंद आता है और वो डायरेक्टली उस सर कहने लगता है कि इसके बाद जितने भी लोग खड़े हुए हैं सभी के सभी लोगों को वापस भेज दो। आखिरकार जो इस गाना को गाने के लिए जो सिंगर चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, वो यह बंदा रहेगा। तभी वो मिस फैंग बाहर जाती है और उन सभी को अनाउंस कर देती है कि तुम सभी के सभी लोग वापस जा सकते हो, कि जो सुनान है उसे ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया जा चुका है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ी देर बाद उसके पास पहुंचता है और उसको देखकर उससे कहने लगता है कि जब तुम गाना गाने में लगे हुए थे तो आखिरकार तुमने रोना क्यों चालू कर दिया। तभी सुनान उसे बताने लगता है कि जब मैं इस गाने को गाने में लगा हुआ था तब मुझे इस बात की उस बंदे के बारे में याद आ गई थी जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, लेकिन ये कभी भी मेरे प्यार में मेरी कभी लवर बनी ही नहीं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम किसी को याद कर रहे हो या फिर किसी को मिस कर रहे हो तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन जो वो पास्ट था तो उसे पास्ट ही बने रहने दो। और अगले ही पल सारा का सारा काम खत्म करने के बाद जो मिस फैंग है वो काफी ज्यादा थक चुकी होती हैं और उससे कहने लगती है कि जो सॉन्ग है हमने रेडी करके ऑलरेडी डायरेक्टर वो को भेज दिया है। अब शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो डायरेक्टर जू है उनके पास भी ये सॉन्ग पहुंच चुका होगा। और सुनान से पूछ लगती है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा होगा जो तुम अभी करना चाहती होगे, तो तुम जाकर अब आराम कर सकते हो। और बात करें तुम्हारे बारे में लेकिन जब उन दोनों के बीच में बात चली रही होती है तभी अचानक से जैसे ही सुना होता है वो अपना दरवाजा खोलने वाला होता है तो पीछे से डायरेक्टर वो बाहर निकलते हैं और कहने लगता है कि लिन के तुम तो वाकई में बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि जो डायरेक्टर जो है उन्होंने कहा था कि एक बार अगर हम इस सॉन्ग को पब्लिश कर दें तो हमारी जो फिल्म है वो काफी ज्यादा ग्रो होने वाली है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं डायरेक्टली और तुम्हें डायरेक्टली मिलकर तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद मिस फेंग उसको शांत करती है और उससे कहने लगती है कि ठीक है डायरेक्टर वो आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा ही एक्साइटमेंट में भर चुके हो और ये वैसे भी हमारे लिनके के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी उसको याद आता है और वो हमारे एमसी से कहने लगती है उसकी तरफ देखते हुए, वैसे एक बात याद आई मुझे, जब इस गाने को हम रिलीज कर देंगे तो तुम आखिरकार किस तरीके से इस गाने का जो सॉन्ग नेम इस गाने का जो राइटर का नेम है वो क्या नाम रखना चाहोगे, ऑथर नेम क्या रखना चाहोगे? क्या तुम अपने यूजुअल वाले जो रियल नेम है अपना उस रियल नेम के साथ जाना चाहोगे? तभी एमसी थोड़ा बहुत सोचता है और सोचते अपनी आंख खोलकर उसे बताने लगता है कि मैं इस नाम का इस्तेमाल करूंगा जिसे कांट पास थ्रू द मॉर्टल रियलमी। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे क्या लगती है कांट पास थ्रू द मॉर्टल रियलमी, आखिरकार ये कैसा नेम हुआ, आखिरकार तुम इस नेम का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो कि तुम मॉर्टल रियलमी से पास थ्रू नहीं कर सकते? तभी हमारा एमसी खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर रीजन नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरी हुई है और कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा वर्थ तो है इसमें, अगर मुझे वाकई में कोई दूसरा मौका दिया जाता तो मैं शायद डेफिनेटली तो मैं कभी भी इस वर्ल्ड में वापस आने के बारे में नहीं सोचता। और इतना कहने के बाद हमारा एमसी वहां से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर देखता तो काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शौक होती है, कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी मिस फैंग हमारे एमसी की तरफ आती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है नेशनल रूकी की तरफ से नए सीजन के लिए, तो तुम मुझे फॉलो कर सकते। तभी मीटिंग का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर सभी लोग पहुंच चुके होते हैं। तब हमारा एमसी आकर एक कुर्सी पे आकर बैठ जाता है, जिसको देखकर एक लड़की आती है वही वाली पहली वाली, वो उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हमारा एमसी भी उससे यही क्वेश्चन पूछता है कि तुम भी यहाँ पर हो, और तभी उसे एक सीट ऑफर करने लगता है कि तुम बैठना चाहोगी, लेकिन वो लड़की डायरेक्टली हमारे एमसी से मना करने लगती है और उससे कहने लगती है कि ये जो सीट्स है वो हमेशा हमेशा एक्सपीरियंस कंपोजर्स के लिए ही बनी हुई है। तभी मिस फैंग आकर सभी के सामने तालियां बजाते अनाउंस करने लगती हैं और बताने लगती है कि अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हमें हमारा काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। तभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये 17th फ्लोर का डेप्यूटी डायरेक्टर है, वो भी लिरिक्स डिपार्टमेंट का, जिसका नाम लिन सेनहाई है। वो बताने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जो डेप्यूटी डायरेक्टर फैंग है, मैं आपकी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ शब्द कहना चाहूंगा। और तभी उसका चेहरा देखकर लगता न जाने कोई एलियन वगैरह आ गया हो और उससे कहने लगता है कि सभी को सबसे पहले तो मैं हेलो करना चाहूंगा सभी को। इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा स्टार्ट करूंगा अपनी इस मीटिंग को, मैं एक बात को लेकर क्यूरियस हूँ। वो बंदा जो कि लास्ट में बैठा हुआ है वो काफी ज्यादा अनफेमिलियर लग रहा है मुझे। तभी मिस फैंग उसके बारे में बताते हैं और उससे क्या लगता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर लिन ये वह बंदा है जिसे मैंने अभी रिसेंटली में रिक्रूट किया है
तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा हंसता है और हमारी मिस फैंग से कहने लगता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर फैंग, प्लीज हमें थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट दिखाइए। जब मैं यहाँ पर कहने में लगा हुआ हूँ कुछ, तो मेरे बीच में मत बोलिए। समझी कि नहीं समझी? ये बात सुनने के बाद मिस फैंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, उससे माफी मांगती है। तभी बंदा चिल्लाते हुए हमारे एमसी से कहने लगता है कि हे नए बंदे, अब जबकि तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि हमारे यहाँ के सभी रूल्स को तुम फॉलो करो। इस समय पर मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ हमारे रूल्स के बारे में। इस मीटिंग में जो न्यू कंपोजर्स है ना तुम्हारे जैसे, उन्हें चेयर्स में कुर्सियों पर बैठने का कोई भी हक नहीं है, और तुम सिर्फ और सिर्फ खड़े होने के लायक हो, यहाँ पर बैठने लायक नहीं हो। लेकिन हमारा एमसी इसकी फालतू की बकवास को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, भाई भाव भी नहीं देता इन लोगों को। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद है वो कौन सा फ्लोर है? वो 16th फ्लोर है ना? तो यहाँ पर 16th फ्लोर के रूल के हिसाब से मैं यहाँ पर निपटूंगा, ना कि मैं 17th फ्लोर का, क्योंकि ये कोई 70th फ्लोर नहीं हूँ। जब मैं 70th पे पहुंच जाऊंगा तब मैं वहाँ के रूल्स के हिसाब से निपटूंगा। और यहाँ पर तुम अपनी पुदर पुदर ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तुम अपनी औकात में रहकर बात किया करो। ये मैं एक्स्ट्रा बोल दिया। ये बात सुनने के बाद उसको काफी तो गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर फंग, ये आपने इस तरीके के बंदे को रिक्रूट किया है? इस तरीके का बंदा जिसे रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और अपने बॉस को किस तरीके से रेस्पेक्ट किया जाता है इसे ये भी नहीं पता, क्या इस जैसे बंदे की हमारे कंपनी में कोई जरूरत भी है? मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस बंदे को अभी के अभी इमीडिएटली फायर कर दो, आई मीन इस कंपनी से निकाल दो। ये बात सुनने के बाद मिस फेंग उससे कहने लगती है कि एक्सक्यूज मी डेप्यूटी डायरेक्टर लिंग, आफ्टर ऑल ये 16th फ्लोर है, यहाँ तेरी औकात क्या है बे? तू क्या सोच रहा है? तू कुछ भी करेगा क्या? मैं आपके इस तरीके के सजेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ये बात सुनकर बंदा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ओके मैं समझ चुका हूँ डेप्यूटी डायरेक्टर फैंग, लगता है कि आप 16th फ्लोर पर वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जीने में लगी हुई हैं। तभी मिस फेंग उससे कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हारी बदौलत। तभी वो चिल्लाता है और उसकी औकात उसको दिख जाती है और कहने लगता है अब जबकि ये जो न्यू कमर है वो सीट से नहीं उठने वाला, तो हम अपनी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपनी जो मीटिंग है उस बारे में। तो जैसा कि सभी लोग जानते ही हो कि हमारी मीटिंग किस बारे में, लेकिन उससे पहले इस बंदे से मैं एक और बात कह दूं कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम आखिरकार जिस पोजीशन पर बैठे हुए हो उसके लायक तुम्हारी एबिलिटी भी होनी चाहिए। आखिरकार वहां पर बैठने के लिए हर कोई क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन हमारा एमसी की भी बहुत ज्यादा गुस्सा है भाई, बहुत ईगो बढ़ा है इसमें भी, एटीट्यूड। और तभी वो कहने लगता है कि मैं तो यही बैठूंगा, रोक सका तो रोक ले, तो का उखाड़ लेगा तू मेरा है, का उखाड़ लेगा। और जब इस तरीके से हमारा एमसी से रिप्लाई देता है ना तो उसके दिल पर लग जाती है बात करते ही, और ये बस सभी का मूड खराब करने में लगा हुआ होता है ये बंदा, और कुछ नहीं। इस मूड को सही करने के लिए मिस रंग आगे आती है और उससे कहने लगती है कि जो हमारा जो नया सीजन होने वाला है नेशनल रूकी का, हम उसके बारे में इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कंपनी है उन्होंने प्लान किया है कि वो 30 सिंगर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस कॉम्पिटिशन में एंटर करने के लिए, और उन 30 सिंगर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस फाइल में मौजूद है, और ये सारे के सारे जो मटेरियल्स है वो सभी के सभी पर मेल के द्वारा भेज दिए जाएंगे, और साथ में उनकी ऑडियो वॉइस जो रिकॉर्ड की उन लोगों ने उसके साथ में, और इन सभी के सभी फाइल से आपको डिसाइड करना है कि आप पर आखिरकार आप किस को डिसाइड मतलब भेजना चाहते हो अपनी तरफ से। जिस भी सिंगर को आप पसंद करते हो आप उसे चूज कर सकते हो, और उसके बाद उन सभी के लिए अपना खुद का गाना लिखना चालू कर दो और तुम अब स्टार्ट कर सकते हो उनको पिकअप करना। और एक बार जो सिंगर्स हैं उन्होंने आपके सॉन्ग को सिलेक्ट कर लिया है तो वो उस कंपटीशन में एंटर करेंगे तुम्हारे सॉन्ग के साथ। तो डेप्यूटी डायरेक्टर लिन, क्या आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहोगे, कहना चाहोगे? ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, इस मीटिंग को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और वहीं पर मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वो लड़की हमारे एमसी की तरफ आती है और उससे कहने लगती है कि तुम में तो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत है, तुम तो वाकई में उस बंदे के साथ हार्ट टू हार्ट फाइट करने में लगे हुए थे। भले ही वो बंदा 17th फ्लोर पर काम करता है लेकिन वो भी एक डेप्यूटी डायरेक्टर है यार। तभी चैन हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है और उससे क्या लगता है कि जो लिन सेनहाई है वो कभी भी तुम्हें इतनी आसानी से इस मैटर के बारे में छोड़ने नहीं देने वाला। अगर तुम्हें किसी भी तरीके से कभी भी किसी भी तरीके से मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे भुला सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो मिस फैंग वहां से जा रही होती है वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा सिंगर को ढूंढना, ठीक है अभी के लिए बाबा है। और तभी हमारा इन सभी की इतनी ज्यादा फिक्र देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसको पढ़कर दिखता है और पूछने लगता है कि आखिरकार इसमें जो सिंगर्स को रेटिंग दी गई है उसका क्या मतलब है। तभी वो लड़की उसे एक्सप्लेन करती है और हमारे एमसी को बताने लगती है कि सिंगर्स की जो पोटेंशियल रेटिंग्स है उसके हिसाब से इसे बांटा गया है इस कंपनी के अनुसार। अगर किसी को ए रेटिंग मिली है तो उसकी बहुत ज्यादा अच्छी वॉइस है और बहुत ज्यादा अच्छी अपीयरेंस है, और किसी को अगर डी रेटिंग मिली है तो उसकी ना तो ज्यादा खास मतलब मीडियम साइज की अपीयरेंस है और थोड़ी बहुत वर्स्ट सबसे ज्यादा बेकार रिएक्शन मतलब सबसे ज्यादा कहो तो इतना ज्यादा खास नहीं है वो सिंगर। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ए लेवल का जो सिंगर होता है वो से जो सीनियर कंपोजर्स होते हैं वो हर तरीके से हासिल करना चाहते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पे भी किया जाता है। और डी लेवल सिंगर्स की बात करें तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल है, बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें बेसिकली बस नंबर बढ़ाने के लिए रखा गया है। यहाँ पर तो कुछ लोग पैसा भी नहीं बनाते हैं काम करने के बाद भी, बस गाना गाने के लिए आना चाहते हैं, उन्हें एक मौका चाहिए गाना गाने का। लेकिन ज्यादातर जो कंपोजर्स हैं वो उसे कभी चुनते नहीं है उन लोगों को। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी डिसाइड कर लेता है और उससे कहने लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसे चुनने वाला हूँ। और तभी हमारे एमसी ज्यादा एक्साइटमेंट तो वो लड़की दिख रही होती है जो कि हमारे एमसी के आगे आकर वो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें कौन सा ए लेवल का सिंगर पसंद आ चुका है, तुम किसे चुनने वाले हो। तुम डायरेक्टली डेप्यूटी डायरेक्टर फैंग से जाकर कम्युनिकेट कर सकते हो इसके बारे में।
तभी हमारा एमसी से बताता है और उससे क्या लगता है कि मैं डायरेक्टली डी लिस्ट का सिंगर चुनने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो समझ जाती है और उससे क्या लगती है कि मैं समझ चुकी हूँ, तुम शायद इसे इसलिए चुनना चाहते हो कि अगर तुम इसे चुनते हो तो डायरेक्टर जो डेप्यूटी डायरेक्टर लिन थे ना, उसके फेस पर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से थप्पड़ मारना चाहते हो और उनकी बेइज्जती करना, मतलब असली में थप्पड़ मारने की नहीं कह रहा हूँ, उसकी बेइज्जती करना, वो भी सबसे ज्यादा खराब सिंगर चुनने के बाद। क्योंकि ये एक ऐसे तरीके का ड्रामा है जो कि मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है और काफी ज्यादा मोस्ट एक्साइटिंग होता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि ये बात सच नहीं है, मेनली देखा जाए तो डी लेवल सिंगर्स है वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। ये बात सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और अगले पल में दिखाया जाता है कि मिस फेंग के दरवाजे पर कोई नॉक नॉक करता है। तभी वो कहने लगती है कि तुम अंदर आ सकते हो और तभी पता चलता है कि वो हमारा एमसी होता है। तभी उससे पूछने लगती है कि क्या गलत हुआ, क्या तुम मुझसे किस लिए मिलने के लिए आए हुए हो, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें तो तुम्हें समझ में नहीं आई है रूल्स के बारे में तो मुझसे पूछने आए हो क्या। तभी एमसी डायरेक्टली अनाउंस कर देता है और उससे क्या लगता है कि मैंने ऑलरेडी इस गाने को लिखकर कंप्लीट कर लिया है, कैसा रहेगा कि आखिरकार मैं ये गाना तुम्हें भेज दूं, और मैं कैसे भेजूं सबसे पहले तो। लेकिन जब ये बात इस लड़की को पता चलती है मिस फैंग को, तो वो जब पानी पी रही होती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और शॉक के मारे उसके मुंह से उसका पानी बाहर निकल पड़ता है और उससे क्या लगता है कि इस मीटिंग को खत्म हुए हुए सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा हुआ है और तुमने ऑलरेडी गाना लिखकर खत्म भी कर लिया है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने अपने गाने को सबसे पहले इसलिए फिनिश कर लिया है ताकि मैं जल्दी से घर पर जा सकूं अपना काम खत्म करने के बाद। तभी मिस फैंग उसके द्वारा लिखा गया गाना लेती हैं और उससे कहने लगती है कि जहाँ पर जितने भी सीनियर्स कंपोजर्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे गाने की जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर रहेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी रिस्क हो सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए जब तुम ए लेवल के सिंगर्स को चुनने वाली होगे, और तुम्हें इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि जो ए लेवल के सिंगर्स हैं वो ज्यादातर सीनियर्स कंपोजर के ही चुनते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है इस मैटर के बारे में, क्योंकि मैंने ये सॉन्ग ऑलरेडी हुवांग जिनयू को याओ को दे दिया है। ये बात जानने के बाद जो मिस फेंग होती है वो काफी देर चौक हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी हमारा एमसी बताने लगता है कि वे बंदा एक डी लेवल का सिंगर है। ये बात सुनने के बाद जो मिस फेंग होती है वो अपने सर पर हाथ रखती है काफी ज्यादा उदास होते हुए और उससे कहने लगती है कि ज्यादातर जो राइटर्स होते हैं वो पैसे के चक्कर में नहीं सोचते और टॉप लेवल के ए लेवल के जो सिंगर्स होते हैं उनके साथ कोलैब करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डायरेक्टली कहने में लगी हो, डायरेक्टली तुमने डी लेवल का जो सिंगर है उसे चुन लिया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे मैटर को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए और हमें वैसे पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। तभी जैसे वो गाना देखती है तो उस गाने का नाम साउथ ऑफ द साउदर्न माउंटेन होता है। इसको देखकर कहने लगती है कि इसका टाइटल तो वाकई में इंटरेस्टिंग है और इसी तरीके से नाइट हो जाती है। और जब हमारा एमसी अपने घर पर जाने में लगा हुआ होता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी जो लैंड लेडी होती है वो उसके पास बढ़िया सा कपड़ा पहनकर आ चुकी होती है और काफी ज्यादा बवाल लग रही होती है, बवाल, और उससे कहने लगती है क्या तुम वापस आ चुकी हो, क्या तुमने अभी तक खाना खाया। तभी वो हमारा एमसी ये बात सुनते हुए उस लड़की से कहने लगता है कि नहीं मैंने अभी नहीं खाया है। ये बात सुनने के बाद उसकी लैंड लेडी उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो, मैंने काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इस बात खरीद कर रख लिए थे और ये काफी ज्यादा वेस्ट वाली बात हो जाएगी अगर हम लोग मिलकर उसे नहीं खाते हैं, तो कैसा रहेगा कि हम दोनों मिलकर घर पर डिनर करें आज। सीधे शब्दों में डेट पर बुलाना चाहती है हमारे एमसी को और सिर्फ इतना ही नहीं, और उससे कहने लगती है कि हाँ एक और बात मुझे याद आ चुकी है कि मैं यहाँ पर तुम मेरी मदद कर सकते हो प्रिपरेशन बनाने के लिए, क्या ये चलेगा तुम्हें। और हमारा एमसी एग्री हो जाता है और उससे क्या लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब तैयारी कर सकता हूँ। तभी बताने लगते कि मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा सी फूड खरीद लिया था जैसे कि ऑयस्टर वगैरह और कुछ हाई क्वालिटी की स्टिक, क्या तुम उन्हें बना सकते हो। तभी एमसी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तभी वो कहती है हाँ यहाँ पर कुछ लार्ज लॉबस्टर भी है और किंग क्रैब भी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन्हें भी बना दोगे, अगर वो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे तो भाई इसमें टेस्ट में मजा नहीं आएगा। और वो लोग किचन में पहुंचने के बाद अपने कपड़े पर बदलकर पहुंच जाते हैं। तभी जो मिस होती है मिस तो उससे कहने लगती है क्या तुम वाकई में इन सभी को पका सकते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं पका सकता हूँ, तुम बस इंतजार करो मेरे खाने का और एंजॉय करो चिल मार कर। भाई साहब जिस तरीके से वो आगे बढ़कर हमारे एमसी को बताने के लगी हुई है इससे तो एक ही मुझे तो लग रहा है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि सीड्यूस कर रही है। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगी इसमें दम तो है, अगर दम है ना तो इस बात पे लाइक तो बनता है। अगर आप लोग इस वीडियो पर लाइक पहुंचा देते हो, हाँ इस काबिल है, तो मैं मान जाऊं कि आपको भी काफी ज्यादा पसंद आए। तभी मिस सोन उससे कहने लगती है हमारे एमसी के तो अपना समय ले सकते हो, वैसे भी यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आराम से टेस्ट करो तो ज्यादा बेटर रहता है। और वो हमारे एमसी से ये भी कहने लगती है कि यहाँ पर मेरी एक दोस्त है वो यहाँ पर आने वाली है तो मैं तुम्हें बाद में उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी है, तुम ये बात समझ ही चुके होगे। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी से धन्यवाद कहने लगता है। तभी मिस सोन कहने लगती है कि तुम्हें तो इतना पोलाइट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोचने में लगी हुई थी, अब जबकि तुम्हारा कैरेक्टर इतना ज्यादा अच्छा है तो मैंने सोचा कि तुम्हें मिलवा दूं। लेकिन हमारा एमसी इसकी ये बातें सुनते पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है कि तब मुझे किसी और के साथ सेटअप करना चाहती हो, मैं भी इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता डेट वेट करने के लिए। तभी मिस सुन उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या सोचने में लगी हो, कम ऑन यार, मैं तो बस तुम्हें इसलिए इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ ताकि वो तुम्हें एक जॉब मिल जाए। मुझे इस वक्त पता नहीं है कि आखिरकार तुम क्या करने में लगी हुई हो, लेकिन तुम्हारी जो सैलरी है और तुम्हारा जो करियर का जो प्रोस्पेक्टिव है मैं जो जॉब इंट्रोड्यूस करवाने चाहती हूँ उससे तुम्हारी जो करियर है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है और वो मिस सोन अपना कॉल उठाती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर पहुंच चुकी हो,
मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए अभी नीचे आती हूँ, तुम बैक एंट्रेंस का इस्तेमाल कर सकती है, वो काफी ज्यादा सुरक्षित रहेगा और जैसे चाहे तुम वैसे अंदर आ सकती हो। तभी हमें कोई कॉल एंडेड करते हुए दिखाया जाता है और वहीं पर एक लड़की खड़ी हुई होती है जो कि अपने मुंह को मास्क और चश्मे और टोपी से ढकी हुई है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, ऐसा लग रहा है। तभी मिसुन बाहर आती है बढ़िया उड़ते उड़ते, बढ़िया दिखते दिखते, और अपनी दोस्त से कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हो गई हो, तो मैं ढूंढना तुमसे मिलना काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है मेरे लिए। तभी जो दूसरी वाली लड़की होती है वो डायरेक्टली अपने दोस्त के गले लग जाती है और बहुत जोर से चिपक जाती है। इसको देखकर काफी लोग फील कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादा मत सोचो, गलत बात है भाई। तो दूसरी लड़की हमारी मिस सुन से कहने में लगी होती है कि तुम जब चाहे मुझसे आकर मिल सकती हो और मुझे ढूंढ सकती हो, और मिस सुन भी उससे कहने लगती है कि यार इस बारे में भूल जाओ, मैं नहीं चाहती कि जो रिपोर्टर्स है वो मेरी तरफ से ज्यादा घूर घूर कर देखें। तभी दूसरी लड़की उससे कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि क्योंकि जो मेरी असिस्टेंट है वो तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करेगी। और तभी मिस सुन अपनी फ्रेंड के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगती है और उससे कहने लगती है कि हमें अंदर जाना चाहिए, हमारे घर के अंदर एक और बंदा मौजूद है जो कि खाना बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, और तुम उस बंदे को बिल्कुल भी डराना मत बिग स्टार। इससे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल बंदी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि जिसे बार बार कॉल किया जा रहा होता है और हमारा एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे स्टार बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम इस तरीके से मुझे फ्यूचर में परेशान ना करो। तो और जब इनकी बातें चली रही होती है तभी मिस सुन और उसकी स्टार वाली फ्रेंड वहां पर अंदर घुस जाती है और हमारा एमसी से फीचर मुकर देखता है, और तभी वो लड़की अपना चश्मा और मास्क हटाती है। इसको हमारा एमसी देखने के बाद उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा नहीं होता और उससे कहने लगता है कि हेलो, आप लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो और आपका जो खाना है वो जल्दी रेडी हो जाएगा। और जैसे ही हमारे एमसी का ये दोनों के दोनों रिएक्शन देखती है तो वो दोनों ही शॉक हो जाती हैं। भाई हमारे एमसी को शॉक करने के लिए आई थी लेकिन दोनों ही शॉक हो गई और कहने लगती है मन में सोचते हुए कि ये बंदा वाकई में इस बंदी को नहीं पहचान पा रहा है, ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। और वहीं पर कुछ देर बाद उनका डिनर वगैरह रेडी हो जाता है, जिसको देखने के बाद मिस सुन काफी खुश होती हैं और एक्साइटमेंट से भरकर कहने लगती हैं कि तुम्हारी जो स्किल्स है खाना बनाने में वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है, लेट्स चलो ट्राई करते हैं। और दोनों को दोनों जैसे उसको खाने लगते हैं तो उनका टेस्ट उन दोनों को इतना ज्यादा पसंद आता है, वे को खुशी के मारे पूरी तरीके से बौखला जाते हैं और भाई किसी क्यूट रैबिट की तरह दिख रही होती है वो सुपरस्टार, और कहने लगती है कि ये तो कितना ज्यादा डिलीशियस है, और कह रही होती है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा टेस्टी कैसे लग सकता है, क्या होगा अगर मुझे जैसा खाना फ्यूचर में खाने के लिए दोबारा नहीं मिला तो। और वो पूरी तरीके से खाने के स्वाद में खो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे एमसी के जब रिएक्शन देखते हैं तो भाई उसे तो बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, उसे मतलब उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब क्या ही बोलूं यार उसको, कैसे एक्सप्लेन करूं इसको। तभी अचानक से जो मिशन होती है वो हमारे एमसी के पैर पर एक जोरदार किक मारती है, वो भी अपने पैरों से, जिसको देखकर एमसी शॉक होता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या मैटर हो गया मिशन, आप मुझे क्यों मार रही हो। तभी मिशन उससे क्या लगती है, क्या तुम्हें वाकई में इतनी ज्यादा भूख लगी हुई कि तो आसपास के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करने में लगी हुई हो, तुम्हारे सामने इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां बैठी हुई हैं लेकिन तुम उसकी तरफ देखने के अलावा अपने ही डिनर में लगी हुई हो, अपनी दुनिया में खो रखे हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा सा घबराने लगता है और उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा रूड होने में लगा हुआ था, मेरा नाम लिनकी है। तभी वो लड़की अपना इंट्रोड्यूस करवाती है और उससे क्या लगता है कि मेरा नाम सू जिहान है और मैं सुन्स की फ्रेंड हूँ। तभी हमारा एमसी उसके नाम को सुनता है और कहने लगता है कि सू जिहान, और तभी उसके दिमाग में याद आने लगता है कि जो फ्रेग्रेंस जो सेंट वगैरह है, जो आइटम वगैरह ये बेचने में लगी हुई थी, ये ट्रेवरी ग्लोबल स्पोक पर्सन है जिसका नाम सू जिहान, और यहाँ पर कई सारी मैगजीन्स भी पड़ी होती हैं इसके बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं ना, और इन लोगों को हमारे एमसी खाना को ज्यादा ही पसंद आता है। तभी मिशन हमारे एमसी से कहने लगती है कि ये जवान होना वाकई में बहुत ज्यादा नाइस होता है, तुम्हारे पास अच्छे दांत है और तुम अच्छे तरीके से अपने खाने को एंजॉय कर सकते हो। तभी हमारे एमसी उस मिशन से कहने लगता है कि तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो क्या मिशन, तुम तो वाकई में देखने में बहुत ज्यादा जवान लग रही हो, अगर तुम कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहन लो और स्कूल की तरफ जाती हो तो जहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं वो शायद यही सोचेंगे कि तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो। ये बात सुनने के बाद मिशन उससे कहने लगती है कम ऑन यार, तुमको ज्यादा ही स्मूथ टॉक करने में लगी हुई हो। तभी मिशन अचानक से एक्साइटमेंट से भर जाती है और वो उसके बारे में कहती है कि हमारे पास अभी भी 2 सेट्स पड़ी हुए हैं स्कूल यूनिफॉर्म के, कैसा लगा कि तुम मैं और जिहान एक साथ अगर उसके ट्राई करें तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम देखना चाहोगे। तभी हमारा जो एमसी होता है वो अपनी ख्यालों की दुनिया में खो जाता है जहाँ पर वो उन दोनों को ड्रेसअप करते हुए देखता है स्कूल की यूनिफॉर्म में। भाई जब वो स्कूल की यूनिफॉर्म कम लग रही है, कौन से स्कूल की यूनिफॉर्म ऐसे लगती है भाई, ये तो पूरा दिखा रहा है, पूरा शो ऑफ करने में लगी हुई है दोनों। और किस तरीके से वो सोचने लगता है कि किस तरीके से वो हमारे एमसी को छेड़ने की कोशिश करेगी, किस तरीके से हमारा एमसी एंजॉय करेगा, उसकी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही पहुंच जाती है, जहाँ पर वो ये भी सोच पड़ता है कि किस तरीके से मिस्टर उसके इतने ज्यादा नजदीक आ जाएगी। और दूसरी वाली जो लड़की है वो दोनों के दोनों भाई 2-1 कितना, इसको छोड़ो भाई, वो बोलने नहीं वाला मैं उस चीज को, भाई दोनों के बारे में एंजॉय करते हुए सोचे लगता, और अचानक से उसका मुंह खुल जाता है शौक के मारे, और तभी अभी सुन होती है उसके मजे लेने के लिए उसके मुंह में कुछ डाल देती है और दोनों के दोनों उसके एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि अगर ये कुछ ठरकपना सोच रहा है। और जैसे उसका मुंह या हाथ बिगड़ जाता है तभी जो जूहू होती है, हमें दूसरी लड़की होती है, वो उसको अपना हैंडकरचीफ देती है उसको मुंह साफ करने के लिए, टिश्यू पेपर वगैरह उसे देती है, उसके कहने लगती है और हमारे एमसी से धन्यवाद कहने लगता है। तभी वो हमारे एमसी से पूछने लगती है कि अभी जब तुम किचन में काम करने में लगे होती और मैं जब यहाँ पर आई थी तब मैंने तुम्हें कुछ कहते हुए सुना था कि तुम स्टार नहीं बनना चाहते। तभी मिशन उसको ये बात सुनते बताती है अपनी
दोस्त को कि ये भले देखने में ऐसा लगता हो, लेकिन अगर तुम इसे स्टार बनाना चाहती हो तो ये स्टार नहीं बनना चाहेगा। यह एक ऐसा बंदा है। वैसे ये सब छोड़ो, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कोई ढूंढ कर लाऊं जो कि तुम्हारे लिए काम कर सके। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो लिनके के बारे में? ये बात सुनने के बाद लिनके काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो थोड़ा सोचने के लिए समय मांगती है और उससे क्या लगता है कि मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगी। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि मिस सुन आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पर। और तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर अभी क्या चलने में लगा हुआ है। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी जॉब ढूंढने के लिए जा रही हूँ। लेकिन हमारा एमसी काफी ज्यादा घबराता है और उससे क्या लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी जॉब मौजूद है। तभी मिस सुन एक्साइटमेंट से भरती है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो कि तुम्हें शर्म आ जाएगी ये करने के बाद, तो तुम्हें मुझे इस तरीके से ट्रिक करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी इसमें, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है तुम्हारे पास। तो इस तरह की बकवास करना मेरे साथ बंद करो। और तभी कुछ देर बाद दोनों को थोड़ा आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस सुन उससे पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, आखिरकार तुम अपने दिल से मुझे बता सकती हो। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। ये बात सुनने के बाद मिस सुन भी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये बंदा तुम्हारे काम के लिए काफी ज्यादा फिट भी बैठता है। तभी मॉर्निंग में हमारे एमसी को एक मैसेज आता है। हमारा एमसी को मोबाइल चेक करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वो देखता है कि जो उसके गाना था ना स्टबर्न, जो कि स्टार्टिंग में इसने गाया था, उसको डाउनलोड करने के लिए उसे 1 युआन मिलता है और इसके बदले में उसे 50% शेयर्स यानी कि 0.5 युआन मिलेगा पर डाउनलोड पर। और नाउ अभी से कम 210,000 युआन इसको मिल चुके हैं। तो इसके पास इसको कितने मिलेंगे? इसका हाफ ही मिलेगा, सीधी सी बात है। और अगले ही पल वो वहां पर जाने लगता है अपने ऑफिस की तरफ। और जैसे ही वो ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है तो वो लड़की हमारे एमसी की तरफ बढ़ती है और उससे कहने लगती है क्या तुमने सुना है ये बात? तभी एमसी पूछने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो बताने लगती है कि वो स्टबर्न गाने के बारे में जो कि नेशनल रूकी के शो में आया था। जैसे वो गाना वहां पर आउट हुआ था तो वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो चुका था। जो डायरेक्टर थे वो सभी के सभी लोगों से हासिल करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टली 5th पोजीशन में पहुंच चुका था वीकली चार्ट में। और जब मैं सुबह सुबह अपनी आंखें खोली और सभी के सभी लोग इस मैटर के बारे में डिस्कस करने में लगे हुए थे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि वो सभी के बारे में तुमने क्या सुना, वो लोग क्या कहने में लगे हुए थे। तभी वो लड़की हमारे एमसी को बताने लगती है कि आखिरकार मैं क्या ही कह सकती हूँ। वह सभी के सभी लोग कहने में लगे हुए थे कि जो स्टार मीडिया है वो वाकई में अंधी है, अंधी। ये कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है। वो बंदा वाकई में बहुत ज्यादा उदास होगा। मैंने सही कहा? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो पर्सन है वो बिल्कुल भी उदास नहीं होगा, क्योंकि इस गाने के लिए उस बंदे को 100,000 युआन मिल चुके हैं। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहने लगती है कि नहीं ये बात सच नहीं हुई है, क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ क्योंकि एक सिंगर्स का जो रियल मोटिव होता है वो पैसा बनाना नहीं होता है, बल्कि में वो इतनी आसानी से सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारे एमसी की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। वो उससे कहने लगता है कि उसका जो ओनली रीजन है वो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, बल्कि में वो वाकई में पैसे कमाना चाहता था, शायद इसीलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि इस बात में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। आखिरकार एक सिंगर जो कि स्टबर्न जैसा गाना लिख सकता है वो पैसों के बारे में चिंता क्यों करेगा? ये बात सुनने के बाद एमसी थोड़ा सरप्राइज होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इस तरीके का बंदा होगा? तुम इसके बारे में इतना कैसे जानती हो? और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उस बंदे का नाम बिल्कुल मेरे नाम से मेल खाता है। तभी मिस फेंग के पास हमारा ये बंदा पहुंचता है और उससे कहने लगती है, मिस फेंग मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारा जो गाना है वो इतना ज्यादा पॉपुलर बन जाएगा और तुम ऑलरेडी वीकली चार्ट के टॉप 5 पर पहुंच चुके हो। ये काफी ज्यादा शर्म वाली बात है कि इस गाने को हमने लास्ट डे पर वीक में एक्सप्लोड रिलीज किया था, और वरना ये गाना पक्का फर्स्ट प्लेस पर पहुंच चुका होता। तभी एमसी उससे कहने लगता है इन सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे ये बताओ कि मुझे पैसे कम मिलेंगे। हमारे एमसी की ये बात सुनने के बाद मिस फेंग उससे कहने लगती है कि जो बाकी के दूसरे लोग होते हैं उन्हें पैसों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के बारे में सोचते हो, लेकिन तुम्हारे बारे में बात करो तो तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ पैसों पर बनी रहती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जितना जल्दी मैं पैसे ज्यादा कमाऊंगा उतना ही जल्दी मैं आराम करने के लिए आराम से अपनी लाइफ में बिना चिंता के जी सकता हूँ, और अभी भी मेरी जो लाइफ है वो एंजॉय करने के लिए बची हुई है और अब मैं अपनी लाइफ को फुली तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो मिस फेंग होती है वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर कैसे एक स्टार हो सकता है जो कि सिर्फ गाना लिखकर काफी ज्यादा पैसे कमा सकता है? क्या तुम वाकई में डेब्यूट नहीं करना चाहते हो स्टार के तौर पर? अगर तुम बस एक बार हाँ कर दो, बस एक बार, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दूंगी। लेकिन हमारा एमसी डायरेक्टली उसके मुंह पर मना करते हुए उससे कहने लगता है कि जो स्टार होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन होता है और जब वो रुकना चाहता है तब वो रुक सकता है। ये बात सुनने के बाद जो मिस फेंग होती है वो उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें इस बात के लिए फोर्स नहीं करने वाली हूँ आपसे, मैं मुझे बस इस बात के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड बंदी हो, लेकिन फिर भी तुम स्टार नहीं बनना चाहते। लेकिन इस समय पर जो सबसे ज्यादा उदास होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि ये स्टार मीडिया है। अभी मैंने मॉर्निंग में न्यूज सुनी थी उसके बारे में, पूरी की पूरी कंपनी में जैसे आग लग गई हो, जहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है स्टार मीडिया की तरफ। उस मैनेजर पर डांट पड़ रही होती है क्योंकि उसका बॉस उसी की बुक से बहुत ज्यादा गंदी तरीके से उसकी पिटाई लगाने में लगा हुआ होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि 5th प्लेस तो मैं समझ में आ रहा है कि वीकली लिस्ट में वो ऑलरेडी 5th प्लेस पर पहुंच चुके हैं, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के अंदर अंदर। वो हमारी कंपनी में इतने ज्यादा समय से मौजूद था लेकिन अभी तक उसके पोटेंशियल को किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया। तभी वो जियो सीमान की मैनेजर से पूछने लगता है क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझे साइन कर सकते हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है? लेकिन वो मैनेजर डायरेक्टली उससे मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि हमने ट्राई किया था लेकिन फेल्ड हो गए।
ये सुनने के बाद उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वह अपने मैनेजर पर एक जोरदार खींच के मारता है उसके थप्पड़। थप्पड़ नहीं, वो बुक होती है ना उसके हाथ में फायर होती है वही। तभी कहानी का सीन शिफ्ट होता है मिस फैंग की तरफ और हमारे एमसी की तरफ। उसके दरवाजे पर कोई अगर नॉक नॉक करने लगता है और मिस फैंग पूछने लगती है कौन है, तुम अंदर आ सकते हो। तभी एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है डेप्यूटी डायरेक्टर फिंग, यहाँ पर हमें आपकी मदद की जरूरत है और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो गिटारिस्ट है जो कि हमारे गाने को कंपोज करने में मदद करने वाला था, वो काफी ज्यादा बीमार पड़ चुका है। इसलिए जो सॉन्ग है ना आई वॉन्ट टू हग यू इन मेडिकोल लाइफ, जो गाना आपने मुझे ये गाना जो कल मुझे आपने दिया था, उसका समय गुजरता जा रहा है और मुझे इस बात में आपकी जरूरत है। इस गाने को मुझे जल्द से जल्द खत्म भी करना था। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं बजा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस फैंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और उससे कहने लगती है कि ओ तुम इसके बारे में ट्राई क्यों नहीं करते हो। तभी वो बंदा हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बिल्कुल भी सीरियस नहीं दिख रहा होता और कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो, और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहने लगता है कि मेरा नाम डू यू है, तुम्हारे बारे में क्या। एमसी कहने लगता है मेरा नाम लिनके है। तभी वो उससे पूछने लगता है डू को, आई मीन डू यू, मैं तुम्हें अभी तक यहाँ पर इस कंपनी में पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम न्यू कमर हो क्या। तभी एमसी कहने लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तभी बंदा उससे कहने लगता है कि कैसा रहेगा कि आखिरकार तुम सबसे पहले मुझे एक परफॉर्मेंस लगाकर दिखाओ, अगर तुम अच्छी तरीके से करोगे तो मैं तुम यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले से बता देता हूँ कि जो साउंड ट्रैक की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो काफी ज्यादा हाई है, तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा कि तुम ज्यादा सीरियस बन जाओ, और जितना ज्यादा सीरियस रहोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, समझे। और हमारा एमसी उसकी बात को समझ जाता है। तभी वह सभी के सभी लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उसका जो लीडर होता है डू यू। वो सभी से क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कार्ड खेलना बंद करो, हम लोग काम करने का समय आ चुका है हमारा। तभी उसका साथी पत्ते खेलते हुए उससे कहने लगा था जो गिटार बजाने वाला है हमारे लिए वो यहाँ से जा चुका है, तो आखिरकार हम इस तरीके से गाने को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तभी डू यू सबको इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी एक नया गिटारिस्ट ढूंढ लिया है, अब तुम्हें जल्दी कर देना चाहिए, हमारा जो काम है उसे जल्दी भी खत्म करना है, वो भी समय से पहले पहले, हम पे वैसे भी बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है। और सभी लोग हमारे एमसी की तरफ देखते हैं तो कोई भरोसा नहीं करता और उससे कहने लगता है कि ये काम करेगा, इसको देखकर शकल से ही लगता है कि ये कोई गिटार बजाना भी जानता होगा। तभी डू यू उससे कहने लगता है कि कम से कम पहले ट्राई तो करने दो, उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर ये चीज काम कर गई तो ठीक है, नहीं कर सकती है तो हम किसी और के आने का इंतजार कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि जबकि हमारे पास एक मौका है तो हम किसी और के लिए इंतजार करें, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए वैसे ही बहुत कुछ बचा हुआ है। तभी वो उसके जो लिरिक्स होते हैं वो हमारे एमसी को पकड़ाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस पर अपनी नजर डाल सकते हो और उसके बाद हम बाद में प्रैक्टिस चालू कर देंगे। जो हमारा जो सॉन्ग है वो इतना ज्यादा बुरा नहीं है, अगर तुमने इसे खराब कर दिया, क्योंकि जिसने जो अरेंज किया है वो बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं होगा इस बात को जानकर, और अगर तुम वाकई यहाँ पर रुकना चाहते हो एक गिटारिस्ट के तौर पर, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा तुम अपनी जीत जान लगा दो इस पे, और एक बार इसे तुम रीड कर लो या फिर इसे प्रैक्टिस कर लो, मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ इसे करने के लिए। लेकिन हमारा एमसी से कहने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अभी के अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात जानने के बाद ये बंदा डू यू काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है इतनी जल्दी तुम तैयार भी हो। तभी दूसरा बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, अब जबकि ये बंदा मान ही गया है तो हमें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट करते हैं। तभी तीसरा बंदा भी यही कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार ये पढ़ी कितना ज्यादा वर्थ है और इतना कहने में लगा हुआ है, ये काम करता है या फिर नहीं करता है। ये बात सुनने के बाद वो डू यू उससे कहने लगता है कि चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चांसेस है, अगर तुम इनमें फेल होते हो तो मैं डायरेक्टली रिपोर्ट कर दूंगा डेप्यूटी डायरेक्टर फैंग पर तुम्हारे बारे में। और हमारा एमसी एग्री हो जाता है और तभी वो लोग अपने म्यूजिक बजाने के लिए रेडी होते हैं और सभी के सभी लोग अपना गिटार ले लेते हैं। तभी हमारा एमसी गिटार बजाना चालू करता है और इसकी इतनी ज्यादा आवाज सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं इसमें कुछ तो डिफरेंट है। तभी डू यू उससे कहने लगता है कि जितना ज्यादा इसमें ज्यादा डिफरेंट होगा उतना ही ज्यादा अलग होगी चीज। इसने बस इस लिरिक्स को इस सॉन्ग को सिर्फ एक बार रीड किया, एक बार, और इस बिना किसी परेशानी के इतना ज्यादा स्मूथली इसे बजाने में लगा हुआ है, इसको ऐसे फील होने में लगा हुआ था जैसे कि इसने इस सॉन्ग के जितने भी नोट्स होते हैं ना उन्हें उसने अपने हिसाब से बदल दिया है और इस सॉन्ग को और भी बेटर बना दिया है। और उसको सुनने के बाद वहां पर वो दोनों के दोनों पूरे पूरे गाने में खो जाते हैं और तभी वो सॉन्ग खत्म होता है। ये बात सुनने के बाद डू यू इतना ज्यादा एक्साइटमेंट से भर पड़ता है कि वो डायरेक्टली हमारे एमसी पर घुस जाता है और क्या लगता है कि बदर 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 तुमने इतना ज्यादा औसम कैसे बजाया, तुम तो एक नंबर के जीनियस हो यार, और काफी खुश होता है। और इतनी ज्यादा अच्छा सॉन्ग सुनने के बाद वो तीनों के तीनों शौक होते हैं हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि ये वाकई में तुम्हारा पहली बार है जब तुम इस तरीके से बजाने में लगे हो। वाकई में हमें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि तुम ये सब पहले बजा रहे हो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि जी हाँ। तभी डू यू इतना तो खुश होता है और उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि तुमने बस इस लिरिक्स को, इस सॉन्ग को एक बार रीड किया और एक ही बार रीड में तुमने इतना ज्यादा अच्छा बजा दिया है, आखिरकार तुम किस म्यूजिकल स्कूल से ग्रेजुएट किए हो यार। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री ली हुई है। ये बात सुनने के बाद वो चारों चारों शौक हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वे समझ जाते हैं और उसको आगे बात को ना बढ़ाते हुए उससे कहने लगते हैं कि एजुकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है तुम्हारा एक्सपीरियंस, कि तुम्हें इसको बजाने में कितना ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल है। तभी दूसरा बंदा ये बात सुनते हुए कहने लगता है कि तुम काफी समय से इसे बजाते हुए आ रहे होगे और तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, तो मुझे ये लगता कि मैंने तुम्हें कभी बजाते हुए इससे पहले कभी देखा है। तभी तीसरा बंदा कहने लगता है कि ये बात तो पक्की है ना, क्योंकि जिस मूवमेंट पर इसने इसे बजाना चालू किया
किया था तो मुझे पता था कि ये एक वेटरन है। इसकी रिदम, इसके इमोशंस को पकड़ने की क्षमता वो सिंपली बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। तभी एमसी उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें इस गाने को दोबारा से री रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? लेकिन वो तीनों के तीनों इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट था ये गाना। अगर तुम यहाँ पर पहले आ जाते तो शायद हम वो लोग और चीजें नई भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन अब जबकि हमने इसे ऐसे देखे थे ज्यादा परफेक्ट नहीं किया था क्योंकि हमने इस गाने में एडिशनल इमोशंस ऐड नहीं किए थे, लेकिन जब तुमने इसे बजाया तो इमीडिएटली ये गाना एकदम डिफरेंस बन चुका था, पूरा पूरा डिफरेंट हमारे तरीके से। तभी नेक्स्ट सीन में वहां पर हमें एक फेडी को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते वहां पर आ रही होती है और कह रही होती है कि तुमने अभी तक उस ट्रैक को फिनिश्ड क्यों नहीं किया है? क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि जो हम कितनी ज्यादा जल्दबाजी करने में लगी हुई हैं? ये बात सुनते हुए जो डूयू वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आज हमारा जो गिटारिस्ट है उसे टेम्परेरी चेंज करना पड़ा था, इसके कारण हम काफी ज्यादा डिलेड हो गए थे सिस्टर, आप समझ सकती हो इस बारे में। ये बात सुनने के बाद वो फैटी चिल्लाती है और उससे कहने लगती है कि इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तुम्हारा काम है, मुझे बस साउंड ट्रैक से मतलब है, तुम मुझे कब लाकर दे रहे हो? और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अगर तुमने और भी लंच से ज्यादा लेट डिले किया न्यू सॉन्ग का लॉन्च होने में तो इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम बिल्कुल भी झेलने लायक नहीं बचोगे। तभी डूयू बताने लगता है और उससे क्या लगता है कि सिस्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो गिटारिस्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और हमने हमारी रिकॉर्डिंग है उसे हम जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो फैटी उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम किस तरीके का इंतजार करने में लगे हुए हो, जल्दी से इसको खत्म करो और 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे जो सॉन्ग पहुंच जाना चाहिए, अगर 1 घंटे के अंदर यही नहीं आया तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। और वो गुस्से में वहां से चली जाती है और जब हमारा एमसी इसको चिल्लाते हुए देखता है तो वो पूछने लगता है कि आखिरकार ये बंदी थी कौन? तभी वो बंदा बताने लगता है कि इसका नाम चैन जिया है, जो चैन आई मीन ये बंदी चैन जिया की मैनेजर है, मैनेजर। तभी एमसी पूछता है कौन है बे ये? तभी डूयू उसे बताने लगता है क्या तुम्हें वाकई में सच में चैन जिया के बारे में नहीं पता? तभी एमसी उससे कहने लगता है नहीं, क्या ये फेमस बंदी है? ये कहने के बाद डूयू काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और उसे बताने लगता है कि वो बंदा काफी ज्यादा फेमस है, स्पेशली इसकी बॉडी, और ये अपने वर्क के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। और तभी हमें इसकी बॉडी की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाता है। वो कहने लगता है कि इसकी क्या ही कमर है, क्या ही पैर है, शीश मजा आ जाता है कतई, और क्या ही बॉडी है, कतई ठड़क निकल पड़ती है उसके मुंह से, और ज्यादा नीचे तक दिखाया तो कांड हो जाएंगे। और तभी दूसरा साथी बताने लगता है कि जो चैन जिया है वो करंटली में सेकंड टायर सिंगर है हमारे कंपनी की, वो भी काफी ज्यादा अच्छी इसकी फेयर स्किन है, ब्यूटीफुल है, इसकी अपीयरेंस और इसके लॉन्ग लेग, और इसे ज्यादा समय नहीं लगने वाला फर्स्ट टायर सिंगर बनने में। अभी कुछ दिनों पहले तो इसने काफी ज्यादा एफर्ट्स का इस्तेमाल किया था ताकि वो अपने लिए एक गोल्ड कंपोजर का इस्तेमाल कर सके या फिर इंतजाम कर सके, और उसके द्वारा इसने एक गाना लिखवाया जिसका नाम फेयरवेल है, और उसी के लिए हम साउंड ट्रैक लिखने में बनाने में लगे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछ लगता है गोल्ड कंपोजर? तभी चश्मुद्दीन उससे कहने लगता है जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जो गोल्ड कंपोजर है वो 1 लेवल हाई होता है सीनियर कंपोजर के मुकाबले में। अगर तुम गोल्ड कंपोजर से ज्यादा हाई चलेगा तो तुम सॉन्ग किंग बन जाओगे, लेकिन अगर तुम सॉन्ग किंग बन जाते हो तो तुम कभी भी किसी के लिए सॉन्ग नहीं लिखोगे, खासकर चैन जिया जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी डूयू उसे शांत कराता है और उससे क्या लगता है कि ठीक है, बहुत होगी तुम्हारी बकवास, अभी हमारे लिए साउंड ट्रैक को कंप्लीट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चैन जिया का साउंड ट्रैक रिक्वायरमेंट्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई है, और हमने इसे कुछ समय पर इससे पहले ट्राई किया था लेकिन ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, तो तुम्हें इस बार इसे स्टेबल करना होगा जब तुम इसे बजाओ तो, ठीक है, समझ गए ब्रो? तभी हमारा एमसी भी कहने लगता है जी समझ गया भाई, और वो फेयरवेल की स्क्रिप्ट की भी उसे पकड़ा देता है एक बार। लेकिन जब हमारा एमसी इसकी स्क्रिप्ट देखता है तो उसका जो चेहरा होता है ना वो देखने लायक होता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी वो बजाना चालू कर देता है और वो उसको बजाते हुए देखते हुए कहने लगता है कि इसके जो गिटार बजाने का लेवल है वो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ज्यादा हाई है। ये सीधे बात शब्दों में कहो तो ये कभी भी किसी भी तरीके से इमोशन डाल सकता है किसी भी गाने में जब भी ये बजाता है। तभी कहानी शिफ्ट होती है उस फैटी की तरफ और चैन जिया की तरफ, जहाँ पर वो फैटी चैन जिया से कहने में लगी हुई थी मुझे लगता है कि जो साउंड ट्रैक वाले जो रूम है वो वाकई में हमारे लिए साउंड ट्रैक नहीं बनाना चाहते। जब मैं उनसे पूछने के लिए गई थी अगेन एंड अगेन, बार बार, लेकिन अभी तक उन्होंने साउंड ट्रैक खत्म नहीं किया है, वो दिमाग खराब करने में लगे हुए हैं हमारा। वे हमारे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं आएंगे, वे काफी तो आलसी हैं, हमें इस तरीके के लिए इन्हें असाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा जो गाना है वो गोल्ड मेडल कंपोजर के द्वारा लिखा गया है, और इस जैसे गानों के लिए वो साउंड ट्रैक बनाए उनके लिए डिजर्व नहीं करते वे लोग। तभी चैन जिया उसकी तरफ देखती है जहाँ पर फैटी उससे कहने में लगी हुई होती है कि ये कितने ज्यादा वेस्ट होने में लगा हुआ है हमारा समय। तभी चैन जिया अंगड़ाइयां लेती है और अपने मैनेजर से कहने लगती है कि अगर ये चीज काम नहीं कर सकती है तो तुम डायरेक्टली जाकर डायरेक्टर को इसके बारे में बता सकती हो और उन्हें जाने के लिए छोड़ने के लिए कह सकती हो। हमें इतना ज्यादा गुस्सा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उन जैसे पुअर म्यूजिशियंस के लिए, बिल्कुल भी इनमें वाकई में बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ चुका है। तभी वो फैटी उससे कहने लगती है कि ये बात तो सच है, आखिरकार ये जो म्यूजिशियंस है वो वाकई में हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हम लोग उन्हें नहीं हायर करते तो वो जिंदा रहने के लिए खाना पीना खाने के लिए क्या ही कर लेते। उन्हें लगता है वाकई में कि जो साउंड ट्रैक है वो सब कुछ होता है एक सॉन्ग के लिए, लेकिन बिना सिंगर के उनका जो साउंड ट्रैक है वो किसी काम का नहीं है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो कहने लगती है कि इन्होंने इतना जल्दी खत्म भी कर लिया रिकॉर्ड कर। तभी वो बताने लगती है कि उन्होंने अभी भी ये कहा था कि उनके पास गिटारिस्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए वो समय पर यहाँ पर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए किसी और गिटारिस्ट को इसने ढूंढा था, लेकिन उन लोगों ने इतनी जल्दी खत्म भी कर लिया इस गाने को। तभी जो चैन जिया होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम इस चीज को ये कर यहाँ पर आ जाओ, मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि आखिरकार ये क्या है, और तभी वो उसे बजाना चालू कर देती है।
और जैसे ही वो साउंड ट्रैक को बजाकर सुनने लगती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि इस गिटारिस्ट का जो साउंड है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेटर है, प्रीवियस जितने भी गाने थे ना उससे काफी ज्यादा ओपी लेवल का, ओवर पावर्ड। तभी वो फैटी भी ये सुनती है तो उससे कहने लगती है कि आज का जो गिटारिस्ट है वो वाकई में उसके पास कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। और चैन जी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से खड़ी होती है और खड़ी होकर उससे कहने लगती है कि जो साउंड ट्रैक है वो काफी ज्यादा अच्छा है और इसके अंदर इमोशंस भी मौजूद है, जो गिटारिस्ट है वो एकदम गॉड लेवल का, गॉड लेवल। और इतनी तारीफ सुनने के बाद तो फैटी भी खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इस गाने को जल्दी से रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। वैसे एक बात बताओ सिस्टर, जो गिटारिस्ट है क्या हम लोग अपनी टीम में से रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो लेवल है वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा हाई है और इस तरह की जो पर्सन है वो काफी ज्यादा रेयर होता है। ये सुनने के बाद वो फैटी उससे कहने लगती है अच्छा मैं समझ चुकी हूँ आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो, अगर जो वो गिटारिस्ट वो वाकई में हमारे लिए कंपोज कर सकता है इन गानों को तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा, हमारे फ्यूचर के लिए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और उस समय पर तुम इस बंदे को किसी और के लिए म्यूजिक नहीं बनाने दे सकते और इस तरीके से तुम्हारा खुद का एक कंपोजर आ जाएगा और तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है इस पूरी की पूरी कंपनी में वो भी बढ़ जाएगी। और तभी चैन जी खुश होती है, उससे कहने लगती है कि यही तो मैं तुमसे कहना चाहती थी कब से। तभी वो फैटी वहां से भागती है और जाती है, उससे कहने लगती है कि मैं वहां पर जाती हूँ और अभी मैं उस बंदे को ढूंढकर लाती हूँ। जो बंदा है वो वैसे में भी काफी ज्यादा यंग है तो मुझे ही लगता है कि उस बंदे से निपटने में मुझे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और तो और तुम तो वैसे भी क्यून बनने वाली हो फ्यूचर में, अगर तुम उससे कहती है कि वो तुम्हारे लिए म्यूजिक लिखे या फिर गाना बनाए और मैं उसे बता दूंगी तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा हाई सोचोगी अगर तो वो तुम्हारी मदद करता है तो। और तभी भक्ति भक्ति उस रूम में आ जाती है, जिस तरीके से वो आती है ये देखकर डूयू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछ लगता है कि सिस्टर डी आखिरकार क्या मैटर हो गया, क्या हमने जो साउंड ट्रैक आपको भेजा था आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। तभी फैटी उससे कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा साउंड ट्रैक काफी ज्यादा ओके है। तो डूयू उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वो बताने लगती है कि वो आखिरकार जो गिटारिस्ट अभी वाला वो कहाँ पर है। तभी वो बताने लगता है कि वो बंदा है वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, उसे वैसे भी कुछ करना था, क्या आपको कुछ काम है उससे। ये बात सुनने के बाद वो चिल्लाते उससे कहने लगते कि वो जहाँ से चला गया क्या ये इतने काम के समय भी ये भाग सकता है यहाँ से, आखिरकार यहाँ पर कोई रूल्स वगैरह नहीं है, तुम जल्दी से मुझे इसका फोन नंबर दो मैं अभी से कॉल करती हूँ। तभी डूयू उससे कहने लगता है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है क्योंकि वो आज में आया था। तभी फैटी उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं समझ चुकी हूँ और जब भी तुम इस बंदे को मिलो तो तुम उससे कह देना कि वो मुझे कॉल करे। और वो गुस्से में वहां से चली जाती है, तीनों के तीनों सरप्राइज हो जाते हैं, जिसको देखकर बंदा कहने लगता है कि जो सिस्टर ली है वो कुछ ज्यादा ही हद कर देती है कभी कभी, तो इसको तो ऐसा लगता है जैसे कि हमें स्लेव्स की तरह ट्रीट करती है ये बंदी। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हम लोग स्पेशली इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जो चैन जिया है उसके चक्कर में जिसका फ्यूचर काफी ज्यादा ग्रेट है। तभी चसबुद्दीन उससे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम यहाँ पर सैलरी के लिए काम कर सकते हो, हमें जो चीज पसंद है हम लोग यहाँ पर करने में लगे हुए, यही हमारे लिए काफी होना चाहिए। और बात करें सिस्टर ली के बारे में और या फिर किसी और चीज के बारे में, हम जो चाहे यहाँ पर कर सकते हैं जब तक वो चीज ये लड़की ना देखे तो। जहाँ पर हमारा एमसी मिस फैंग के पास पहुंच जाता है, अपना गाना दिखाता है, जिसको देखकर मिस फैंग कहने लगती है कि तुम्हारी जो गिटार बजाने की क्षमता है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये तो काफी ज्यादा शर्म वाली बात है कि तुमने वाकई में डेब्यूट नहीं किया है। तभी एमसी भी कह पड़ता है कि ये बात तो सच है कि ये बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि इससे पैसे नहीं बनने। तभी मिस फैंग उससे कहने लगते कि नेक्स्ट टाइम पर हमें बस इंतजार करना है क्योंकि जो सिंगर्स हैं वो तुम्हारे द्वारा लिखा गया सॉन्ग को चुनना चालू कर देंगे। और तो और मैंने ये भी सुना है कि कई सारे जो सीनियर कंपोजर्स हैं वो 17th फ्लोर से चूज करेंगे पैंग मोमो को। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम इसे नहीं चुनना चाहते और ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि जो पांग मोमो है वो ए लेवल की सिंगर है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है और हमारे कंपनी की फ्यूचर की ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी एमसी उससे कहने लगता है तो इन सब का मुझसे क्या लेने देना, मुझसे क्या फायदा होगा, ऐसा तो है नहीं है कि जैसे कि मैं किसी ब्लाइंड डेट पे जाने में लगा हुआ हूँ, ये बस इसकी कंडीशन थोड़ी बहुत अच्छी है। क्या वो यहाँ पर पैसा नहीं लेना चाहेगी जब वो मेरे लिए गाना गाएगी तो, अगर वो वाकई में अपने गाने को शेयर नहीं करना चाहती तो मैं उसके लिए गाना नहीं लिखना चाहता। ये बात सुनने के बाद मिस फैंग उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में ऐसा फील लगता है कभी कभी तो तुम एक मैजिकल पर्सन हो और जब भी तुम गाना लिखते हो वो तो गाना सबके सब पूरी तरीके से फ्रेश लगता है और पूरी तरह से रिफाइंड है, तुम्हारा गाना पूरी तरह से यूनिक रहता है। लेकिन तुम इतना ज्यादा मनी को वैल्यू क्यों देते हैं और तुम इतनी कदर पैसे की करते हो। तभी एमसी बाय करते वहां से जाता है, उससे कहने लगता है कि अगर तुमने काफी ज्यादा पैसे कमा लिए तुम्हारे लिए तो शायद तुम्हें और भी ज्यादा काम करने की जरूरत ना पड़े। ये बात सुनने के बाद वो पूछने लगती है लेकिन क्यों। तभी एमसी समझाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पैसे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे घर पर पड़े रहना काफी ज्यादा पसंद है और मैं उस तरीके का बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि फेम के लिए या फिर फॉर्च्यून के लिए उनका पीछा करते रहे। मेरे खुद के ड्रीम्स है और मेरे खुद के आइडियल्स है, मैं बस इतना पैसा बनाना चाहता हूँ और एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता हूँ जहाँ पर मैं कंफर्टेबली रह सकूँ। अगर मैं अपने आइडियल के लिए वर्क करता हूँ तो मेरी जो आइडियल्स है उसके बारे में बात करें तो मेरा आइडियल यही है कि मैं पैसा कमाऊं बहुत सारा बिना काम किए। भाई बिना काम किए पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। मिस फैंग ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा आ चुका है और तुम जल्दी बिना ज्यादा समय बर्बाद किए पैसा कमा लोगे। और हमारा एमसी भी कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि लंच ब्रेक के टाइम पर काफी ज्यादा खुश होती है, अंगड़ाइयां लेती है, खड़ी होती है
और हमारे एमसी को जाते हुए देखते तो उससे कहने लगती है कम ऑन, हम लोग साथ में कैफेटेरिया चलते हैं और वहाँ पर एक साथ मिलकर लंच करेंगे। और एमसी भी रेडी हो जाता है। तभी वो एमसी से कहने लगती है कि मैं वाकई में जब ये गाना लिखने लगती है तो मेरे जो बाल है वो टपकने लगेंगे, मैं जल्दी टकली हो जाऊंगी। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वैसे एक बात बताओ, जब तुम गाना लिखते हो तो आखिरकार तुम अपने दिमाग में क्या सोचते हो? तभी एमसी कहने लगता है कि मैं मेलोडी एंड लिरिक्स के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मेलोडी और लिरिक्स, ये बस बकवास करने में। और तभी वो लोग कैफेटेरिया एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ दोनों को दोनों मिलकर लंच करना चालू कर देते हैं। और तभी वो लड़की किसी को देखकर उससे कहने लगती है कि तुम वहाँ पर तो देखो। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सिंगर चैन जिया को, जो कि मोबाइल चलाने में लगी हुई होती है, खड़ी होती है और अपने कपड़े पहनकर पोज देने में लगी हुई होती है। और बाकी इतने भी लड़के होते हैं वो कतई इसके लिए पागल हो रखे हैं, तो कभी बौला चुके हैं, बौरा। तभी एमसी उसके बारे में पूछता है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदी कौन है। तभी वो लड़की उसे बताने लगती है कि ये जो बंदी है वो हमारी कंपनी की करंट सेकंड टायर की सिंगर है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का है। इसका जो गोल्ड कंपोजर है जिसका नाम जांग यान है, उसने उसके लिए गाना लिखा है खुद। तभी एमसी का इसके बात सुनने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो लड़की ये बात देखती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी एमसी कहने लगता है कि आखिरकार मैं इसके बारे में चिंता क्यों करूं, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद लड़की उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो। जब दूसरे लोग इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं तो वो हमेशा उसको हासिल करने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। और इसके बात करें तो ये लड़की का कुछ बैकग्राउंड भी है और इसके पास कई सारे रिसोर्सेज भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात तो यह है कि इसके पास जांग यान है, जो कि 17th फ्लोर का गोल्ड कंपोजर है। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है गाना गाने की वो काफी ज्यादा हाई है। गाना लिखने की इसका जो फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है, जो फ्यूचर में सॉन्ग किंग बन जाएगा। अगर तुम चैन जिया का इस्तेमाल कर जांग यान तक अपनी पहचान बढ़ा सको और तुम जांग यान की गाइडेंस को हासिल कर लो, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारा जो राइटर बनने के जो रास्ता है वो और भी सही सॉफ्ट हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तभी एमसी उठता है और उससे कहने लगता है कि मैं जाता हूँ और कुछ सूप का बाउल लेकर आता हूँ। अब ये लड़की हमारे एमसी का इस तरह के रिएक्शन देखती है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है। ये बंदा तो पूरी तरीके से बुद्धिस्ट की तरह दिखता है, वो भी इतनी जवानी में। लड़की की तरफ इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी अपना बाउल लेकर आ रहा था सूप का, लेकिन तभी उसका जो बाउल होता है वो चेन जिया के गुब्बारों पर जाकर टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है। तो हमारा एमसी उसकी चिंता करते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? इसको देखकर चेन जिया चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि मेरे जो कपड़े हैं तुमने पूरे के पूरे गंदे कर दिए हैं और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ क्या? आखिरकार तुम दोनों की सब परेशानी क्या है? क्या तुम्हारी दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हारी आंखें नहीं है? तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम ब्लाइंड हो? तभी वहाँ पर चेन जिया के पास एक बंदा आता है, हमें बताया जाता है कि ये बंदा गोल्ड कंपोजर जांग यान है। वो कहने लगता है क्या तुम्हें इसके सूप ने जला दिया है? तभी बंदी इससे कहने लगती है कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो काफी ज्यादा डर्टी और गंदे हो चुके हैं। तभी वो बंदा हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम किस डिपार्टमेंट से आए हुए हो? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यह वह लड़की थी जिसने मुझे हिट किया था सबसे पहले। तभी बंदा हमारे एमसी पे चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि मैं तो बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक मर्द होने के बाद भी इस तरीके से, एक मैन होने के बाद भी इस तरीके से बात करोगे इस लड़की के साथ। तुम एक मैन हो तो ये कॉमन सेंस वाली बात बनती है कि तुम इसको रास्ता दो। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग हमारे एमसी को क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है? आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से कंपोजर जांग के साथ बात करने की? लगता है कि ये बंदा यहाँ पर नया है और इसलिए ये यहाँ पर इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने में लगा हुआ है। आखिरकार कौन गोल्ड कंपोजर को जांग को नहीं जानता? और ये वाकई में बहुत ज्यादा काइंड वाली बात है चैन जिया के लिए, क्योंकि जो कंपोजर जांग है वो चैन जिया को पसंद करता है और काफी अच्छे तरीके से व्यवहार करता है उसके लिए। लेकिन ये बंदा इसके सामने आ चुका है, ये बंदा वाकई बहुत रेकलेस था, क्योंकि ये बंदे को देखकर लगता है कि गोल्डन कंपोजर के जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं समझता है इस कंपनी के। तभी वहां पर हमारा चैन आता है हमारे एमसी को बचाने के लिए। उससे क्या लगता है कि अभी भी मैंने देखा था जो चैन जिया थी वह बंदी थी जो हमारे लिन के साथ टकरा गई थी। अब जबकि इस बंदी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हुई, तो कैसा लगा कि तुम इस तरह से प्रिटेंड करो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। और बात रही इसके कपड़ों के गंदे होने की, तो तुम बस जाकर धो लो। तभी वहां पर वो जो कंपोजर गोल्डन कंपोजर जांग होता है वो उससे क्या लगता है कि यो तो तुम चैन जांग हो। इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम यहाँ पर आओगे, वो भी एक सीनियर कंपोजर के साथ जो कि 16th फ्लोर का है, और यहाँ पर तुम भी दूसरों के काम में टांग अड़ाने की कोशिश करोगे। तुम्हारे पास स्किल तो तुम इस स्किल का इस्तेमाल गाना लिखने के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? पास्ट के मंथ में या फिर अभी में? क्या तुमने अभी तक कोई गाना बनाया है या फिर तुमने एक गाना बनाया है नेशनल रूकी के लिए? अभी तक तुम यहाँ पर दूसरों की मदद करने के लिए तो आ चुके हो। और जब बात आगे बढ़ने लगती है तो चैन जी उसको शांत कराती है, उससे कहने लगती है कि ब्रदर यान आपको इसके बारे में भूल जाना चाहिए। मैं जाती हूँ और अपने कपड़े बदल लूंगी। वैसे कंपोजर चैन मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये बंदा आपका फ्रेंड है। तभी ये बंदा हमारे एमसी को चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि ये ब्रैट मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे को हमेशा याद रखना है इस बात को। मैं आज तो तुम्हारे इस मैटर के बारे में बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करने वाला, वो क्योंकि चैन जंग तुम्हारा साथ देने में लगा हुआ है। वरना तुम मेरे पर बातों पर भरोसा करो या मत करो, मैं सिर्फ एक कॉल का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारा जो डायरेक्टर है 16th फ्लोर का वो तुम्हें फायर कर देगा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे तेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, करके दिखा, देखो तो जरा। ये बात सुनने के बाद ये काफी ज्यादा सरप्राइज देता है चैन, और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे ये कहा है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर तेरे में इतनी ज्यादा औकात है या फिर इतनी ज्यादा दम है तो मुझे बाहर निकलवा के दिखा, तुम ट्राई कर सकते हो।
ये बात सुनने के बाद जो दूसरी लड़की देख रही होती है वो काफी सरप्राइज होती है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये बंदा तो वाकई में बहुत टफ है, ये वाकई में हार्ड तरीके से फाइट करना पसंद करता है, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है गोल्ड कंपोजर के साथ वो ठीक रहेगा। आखिरकार इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। तभी चैन जी हमारे एमसी को समझाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ आखिरकार तुम इस कंपनी में क्या करते हो। तभी वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पर एक न्यूली हायर्ड कंपोजर हूँ। तभी चैन जी उससे कहने लगते हैं कि तुम अगर कंपोजर हो तो तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि आखिरकार ये गोल्ड कंपोजर क्या होता है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि गोल्ड कंपोजर एक ऐसा बंदा होता है जो कि गाना लिखने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है। तभी चैन जी उससे कहने लगते हैं कि तुम वाकई में इस कंपनी में और ज्यादा वर्क नहीं करना चाहते हो, काम नहीं करना चाहते हो। तुम एक गोल्ड कंपोजर को इस तरीके से कह रहे हो और ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ज्यादा नेता बन चुके हो। तुम्हें पता है भी गोल्ड कंपोजर के लिए तुम्हें फायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो गोल्ड कंपोजर अपना मोबाइल निकालकर उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ये सब करने के लिए तुम्हारे साथ, और जब तुम अपनी जॉब खो दोगे तब मुझे ब्लेम मत करना इस बात के लिए। तभी वो डायरेक्टर वू को कॉल करता है और उससे अगर कहने लगता है डायरेक्टर वू ये जांग यान बोलने में लगा हुआ हूँ। तभी डायरेक्टर वू उससे कहने लगता है कि ओ व्हाट, आखिरकार तुम्हें किस तरीके की परेशानी आ चुकी है, गोल्ड कंपोजर मुझे कॉल करने में लगा हुआ। तभी ये बंदा हंसता है, उससे कहने लगता है डायरेक्टर वू हमने वाकई में एक दूसरे से काफी समय से बात नहीं की है, मैं तुम्हें कॉल इसलिए करने में लगा हुआ हूँ, आपसे कोई कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप फ्री हो समय पर, इसके बदले में मैं आपको ट्रीट दूंगा। और वो मान जाता। तभी डायरेक्टर वू उससे कहने लगता है कि वैसे ये सब छोड़ो, यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिससे कि वो डायरेक्टर वू आप मेरी मदद कर सकते हो क्या। तभी डायरेक्टर वू उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई में 16th फ्लोर पर वापस आना चाहते हो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं वाकई में तुम्हारे लिए शब्द कह सकता हूँ और मैं कंपनी से बात कर लूंगा। ये बात सुनने के बाद बंदा कहने लगता है कि मैं अभी भी इसके बारे में सोचने में लगा हुआ हूँ, लेकिन ये कुछ मैटर इस तरीके का डायरेक्टर वो यहाँ पर एक न्यू कमर है जो कि 16th फ्लोर पर काम करता है और मेरे साथ इसके साथ पंगे हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के बंदे को हमारी इस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, इस तरह का बंदा सुटेबल नहीं है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर वो काफी शौक होते हैं, उससे लगता है न्यू कमर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि उस बंदे का नाम ब्लिंक है। ये बात सुनने के बाद वो समझ जाता है और कहने लगता है कि हाँ डायरेक्टर वो तुम तो वाकई बहुत अमेजिंग हो, मैंने तो अभी तक उसका नाम भी नहीं बताया और तुमने उसे गैस कर लिया। तो लेकिन जैसे ही बात डायरेक्टर वो के इस बारे में पता चलती है तो वो चिल्लाते हुए गालियां देता है इस बंदे को, जांग यान को चिल्लाते हुए कहने लगता है जांग यान मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगने में लगा हुआ है तो तुम जाकर किसी हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हो। मैं 16th फ्लोर का डायरेक्टर हूँ, आखिरकार तुम्हें किसने परमिशन दे दी थी कि तुम मेरे 17th फ्लोर के बंदे हमारे बंदों के साथ पंखे ले सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर हमारे बंदों के लिए अनवारंटेड कमेंट करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम बस एक छोटे से तुच्छ से सॉन्ग राइटर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने हाथों को इतना लंबा फैला सकते हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ जो लिन के वो हर चीज में यहाँ पर बेस्ट है, गुड है, अगर तुम वाकई में से फायर करना चाहते हो तो भरोसा करो मत करो, मैं तुम्हारी ऐसी ऐसी मार लूंगा। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, इस बंदे का तो पूरा दिल टूट जाता है और कहने लगते हैं कि डायरेक्टर वू ने एक्चुअली में जांग यान को इस तरीके से डांटा है, वो भी एक न्यू कमर के लिए। ये बात तो कितनी ज्यादा अमेजिंग थी, मैंने काफी समय से डायरेक्टर के बारे में सुना है, जो डायरेक्टर वो होते हैं वो उनका टेम्पर बहुत ज्यादा खराब है और जब भी ये किसी को गुस्सा करते हैं या फिर गुस्सा करते हैं तो बंदा किसी भी तरीके से अपनी मदद नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपनी एंसेस्टर ग्रेव को खोद लिया हो। लगता है कि उसकी रेपुटेशन वाकई में बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि इस बंदे की जो ओरिजिन है वो आखिरकार क्या है, इस न्यू कमर का ओरिजिन। ये बंदा रिलेटेड तो नहीं है उसके साथ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मिस्टर गोल्ड कंपोजर अब तुम्हें समझ में आया या फिर किसी और को भी कॉल करना चाहोगे। तभी जो चैन जी है बहुत ज्यादा उड़ने में लगी हुई थी हवा में, उसकी ऐसी ऐसी हो जाती है और सारी की सारी एकड़ी धरी की धरी रह जाती है और वो घबराते हुए कहने लगती है कि मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि जो डायरेक्टर वो है तुम्हें इतनी ज्यादा वैल्यू करते हैं, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव वाली बात है। हम वैसे भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं और वैसे भी हम दोनों एक ही कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा कि हम लोग इस मैटर के बारे में यहीं पर खत्म कर ले। बस एक गलत फहमी थी, मैं जाकर अपने कंपनी को धो लूंगी और ये खत्म हो जाएगा यहीं पर। तभी वो तीनों के तीनों बैठ करके लंच करने लगते हैं। तभी वो लड़की एमसी से पूछ लगती है कि मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था कि तुम तो वाकई में अभी इस समय पर बहुत ज्यादा कूल और हैंडसम लगने में लगे हुए थे और ना ही तुम्हें किसी से डर लगता है, तुम्हें किसी से ऑफेंड करने के बारे में भी नहीं सोचते हो। तभी एमसी कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो मुझसे पंगे नहीं लेगा तो मैं भी उसका कुछ नहीं करूंगा और वैसे भी मैं अपना खाना यहाँ पर अपनी मेहनत से कमाने में लगा हुआ हूँ और इस बंदे से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी चैन ये बात सुनते हुए उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से सोचते हो, मुझे इस बात का डर है कि जो जांग यान है वो वाकई बहुत गुस्सा होने वाला है फ्यूचर में। तभी एमसी खड़ा होता है, उसका धन्यवाद देते हुए उससे कहने लगता है कि मैं जो पहले जाना होगा यहाँ से। तभी डूयू को हमारा एमसी मिलता है तो वो कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर मुझे द्वारा मिल चुके हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, क्या यहाँ पर कुछ है। तभी एमसी से पूछता है क्या हुआ। तभी डूयू से बताने लगता है कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो चैन जिया की जो एजेंट है जो सिस्टर ली थी वो मेरे पास आई थी और वो तुमसे मिलना चाहती थी, जरा 1 मिनट रुको मैं अभी कॉल करता हूँ उसको। तभी वो कॉल करके उससे कहने लगता है कि सिस्टर ली जो गिटारिस्ट था जो जिसने आपको जिसके बारे में आपने पूछने के लिए कहा था मुझसे, वो इस वक्त मेरे सामने खड़ा हुआ है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि मुझे उससे बात कराओ। तभी वो हमारे एमसी से पूछने लगती है क्या तुमने वही म्यूजिक मदद किया था चैन जिया का जो नया गाना है उसके लिए गिटारिस्ट के तौर पर काम किया था। तभी एमसी कहने लगता है जी हाँ मैंने ही वो काम किया था। तभी खुश होती है वो फैटी और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो गिटार था वो वाकई में बहुत अच्छा था, तो मैंने डिस्कस कर लिया है चैन जिया से और डिसाइड कर लिया कि हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं,
तुम आज से और अभी से तुम फ्यूचर में चैन जिया के लिए एक्सक्लूसिव गिटारिस्ट बन जाओगे और स्पेशलाइजिंग सिर्फ इसके लिए म्यूजिक ही डिजाइन करोगे। और जब भी फ्यूचर में कोई चांस होगा तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे और चैन जिया के लिए परफॉर्म करने के लिए लाइव स्टेज पर अरेंजमेंट कर दूंगी और तुम फटाफट से मेरे ऑफिस में आजा कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। लेकिन हमारा एमसी से मना कर देता और उससे क्या लगता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात जानने के बाद वो फैटी कतई शॉक हो जाती है और गुस्से में अपनी कॉफी के कप को नीचे रखती है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें पता भी है कि अगर तुम किसे रिजेक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देने की भी लगी हुई हूँ, वरना वरना तुम अपने साउंड रैंकिंग के रूम के दिन भर पढ़े भी रहोगे ना, तब भी तुम इस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं के टॉपर वगैरह हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इस तरीके से मेरे खिलाफ डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो चैन जिया है वो जल्दी टॉप टायर की स्टार बनने वाली है। यहाँ तक कि तुम अगर भीखी मांगोगे ना तो यूजलेस हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी का कतई दिमाग खराब हो जाता है, उसकी सटक जाती है और कहने लगता है आता माजी सटक ली। लेकिन वो लड़की मानती नहीं है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हो तो शायद जो गोल्ड कंपोजर वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए बनना कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं होगी। कई सारे लोग हैं इस चांस को हासिल करने के लिए मरे जा रहे हैं और तुम इतनी ज्यादा बकवास सुनते ही हमारा एमसी उस कॉल को कट कर देता है। ये बात देखने के बाद डू उससे क्या लगता है कि ब्रो तुम तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उस काम में और वो वहां से जाते हमारे एमसी को देखता है तो कहने लगता है कि ये बंदा वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी डायरेक्टर वो हमारे एमसी के पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर कोई इनकॉन्सिडरेट पर्सन जिसका नाम जेंग यान था उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया था जो कि 70th फ्लोर पर मौजूद था आज। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि वो बस एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी डायरेक्टर वो उसकी तरफ हाथ करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार जो जांग यान है वो किसी तुम्हें निपटाने के लिए तुम्हारे पास आए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दूंगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ये बंदा मेरे सामने नहीं था, वरना अगर जो मेरे बंदा सामने होता ना तो उसकी साथ पूछते याद दिला देता मैं और अच्छे तरीके से सबक सिखाता। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी तो खुश हो जाता है और इस्तेमाल करते हुए उसकी बात से एग्री होता है। तभी नेक्स्ट सीन में जैसे ही हमारा एमसी घर पर जाता है तो उसके पीछे उसकी लैंड लेडी खड़ी हुई होती है और उससे कहने लगती है कि ओह तो तुम घर पर आ गए हो। तभी ये बात देखकर आप एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है कि ओह तो आप है यहाँ पर मिस सुन, आप यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। तभी मिस सुन उसे बताने लगती है और उससे पूछने लगती है जो लास्ट टाइम पे मेरी जो फ्रेंड मेरे घर पर मिलने के लिए आई थी तुम भी उससे मिले थे, क्या तुम्हें वो फ्रेंड अभी भी याद है उसके बारे में। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी सुनिए मिस सुनी उससे कहने लगती है मैं सू जिहान के बारे में बात कर रही हूँ, सू जिहान, क्या तुम वाकई में उसके असिस्टेंट के तौर पर वर्क करने के लिए तैयार हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी मिस सुन उससे कहने लगती है क्या तुम्हें वाकई में इसके बारे में अभी भी सोचने की जरूरत है, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार यहाँ पर कितने ज्यादा लोग हैं जो कि इस जॉब को हासिल करने के लिए कितने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने में लगे हुए हैं और तुम यहाँ पर इस तरीके के रिएक्शन मारने में लगी हो मुझसे, क्योंकि ये जॉब है वो इतनी ज्यादा थकाने वाली नहीं है और तुम्हारी जो सैलरी है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है और डिसेंट है और जी हाँ शायद इंक्रेडिबली ब्यूटीफुल है, तुम्हें काम करने में भी मजा आएगा। तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे एमसी को सेट कर रही है उसके साथ। और जैसे ही जो मिस सुन होती है वो सैलरी की बात करती है तो हमारा एमसी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और वो तुरंत मिस सुन की तरफ मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है कि मिस सुन बाकी सब तो छोड़ो बकवास, आप मुझे ये बताइए कि जो सैलरी है वो डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में कि आखिरकार सैलरी का क्या मैटर रहने वाला है। और जैसे सैलरी के बारे में सुनता है तो जो मिस सुन होती है ना वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, भाई साहब पैसे के लिए इतना है। और इसी के सरप्राइज के साथ मैं इस पार्ट की एंडिंग यहीं करना चाहूंगा। सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अभी तक की आप सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारा जो चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कर देगा। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है गाइस जल्दी से जल्दी यार मेरा 100 के करवा दिए यार, मेरा जो गोल है ना 100 के का वो करवा दो, मजा आ जाएगा गाइस, कतई खुश हो जाऊंगा एक बार। गाइस अगर मेरा 100 के हो गया ना तो कतई दिल से खुशी मिलेगी। बस आपको सब्सक्राइब कर देना है, कोई आपका खर्चा वर्चा नहीं लग रहा, आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए। 100 करवा दिए फटाफट से गाइस, हमारा जो टारगेट है अगर आप लोग ये करवा देते हो तो मुझे बहुत ज्यादा दिल से खुशी मिलेगी यार। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। और गाइस अपना ख्याल रखिएगा।